वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 13 ऑसिलेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में ना हम एक बिल्कुल नए तरीके का मोशन समझने वाले हैं। अब तक आपने स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर मोशन तो पढ़ा ही होगा, पर यहाँ हमारा पूरा फोकस उस मोशन पर होगा जो खुद को रेगुलरली रिपीट करता है। हम आगे इसकी बेसिक इक्वेशंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टेप बाय स्टेप डिराइव करेंगे और एनर्जी के ग्राफ समझेंगे। बोर्ड्स हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दोनों के लिए ये चैप्टर लिटरली सुपर इंपॉर्टेंट है। तो अपना पूरा फोकस बस यहाँ स्क्रीन पर रखना। ऑलराइट, सबसे पहले आते हैं टॉपिक 1 पर, पीरियोडिक वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले ये बेसिक टर्म्स एकदम क्लियर कर लेते हैं। देखो, पीरियोडिक मोशन वो होता है जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिजिडली रिपीट करता है, जैसे प्लैनेट्स का सन के अराउंड घूमना। पर ऑसिलेटरी मोशन थोड़ा अलग है। इसमें ऑब्जेक्ट एक मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे यानी टू एंड फ्रो मूव करता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, हर ऑसिलेटरी मोशन नेचुरली पीरियोडिक होता है, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को स्क्रीन पर इस स्प्रिंग मास सिस्टम से क्लियरली विजुअलाइज करते हैं। ध्यान से देखो इसको। जब ब्लॉक अपनी नॉर्मल स्टेट में रेस्ट पे होता है ना, उस पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता। इस एग्जैक्ट पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन कहते हैं। अब मान लो अगर आप इस ब्लॉक को थोड़ा सा राइट की तरफ खींचते हो, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट x तक, तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग उसको वापस लेफ्ट की तरफ पुल करेगी। ये जो फोर्स उसको वापस उसकी मीन पोजीशन की तरफ स्ट्रांगली पुल करता है ना, उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और एग्जैक्टली यही फोर्स वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस क्रिएट करता है। मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 2, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM के बेसिक्स। वैसे तो ऑसिलेटरी मोशंस बहुत टाइप के होते हैं, पर हमारा मेनली फोकस इसके सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म पे होने वाला है, जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन पर। इसे अपने नोट्स में क्लियरली लिख ही लो। SHM में डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, x एज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू a cos और ब्रैकेट के अंदर ओमेगा t प्लस फाई। चलिए अब हर एक टर्म को लॉजिकली थोड़ा डिकोड करते हैं। ये जो a है ना, ये है एम्पलीट्यूड, यानी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो बेसिकली 2π/t के बराबर होती है, जहां t टाइम पीरियड है। ब्रैकेट के अंदर जो पूरा का पूरा टर्म है ओमेगा t प्लस फाई, इसको हम फेज बुलाते हैं। ये डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड करता है और पार्टिकल की एग्जैक्ट स्टेट बताता है। और बचा फाई, वो है फेज कांस्टेंट, जिसका सिंपल मतलब है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल एग्जैक्टली कहां पर था। देखो, इस इक्वेशन के बिना ना आगे के डेरिवेशन समझ नहीं आएंगे, तो इसे अभी के अभी दिमाग में सेट कर लो। अब इस फिगर को देखो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिक कनेक्शन बताता है। अगर एक पार्टिकल सिंपली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ, तो अगर आप उसकी शैडो या उसकी प्रोजेक्शन एक डायमीटर पे देखो ना, तो आप नोटिस करोगे कि वो परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन को मिमिक करता है। जैसे जैसे पार्टिकल उस सर्कल पे घूमता है, एक्स एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन आगे पीछे ऑसिलेट करता है, एग्जैक्टली फॉलोइंग x इक्वल्स a cos ओमेगा t प्लस फाई। ये लिटरली एक जायंट पजल के पीसेस जुड़ने जैसा है। अगर ये विजुअलाइजेशन आपको क्रिस्टल क्लियर लग रहा है ना, तो कमेंट्स में एक बार हाइप जरूर करना। ये कॉन्सेप्ट आगे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आए। चलिए अब देखते हैं टॉपिक नंबर 3, किनेमैटिक्स ऑफ SHM। इसमें हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। देखो, अगर हमारे पास पोजीशन की इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम बेसिक कैलकुलस का यूज करके स्टेप बाय स्टेप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिराइव कर सकते हैं। जब हम डिस्प्लेसमेंट x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें एग्जैक्टली वेलोसिटी मिलती है। अब कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, राइट? तो हमारी वेलोसिटी बन जाएगी v एज अ फंक्शन ऑफ t इक्वल्स माइनस ओमेगा a साइन ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस फाई। इस फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन आया है, उसका सिंपल सा मतलब है कि वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं होती, वो नेचुरली ऑपोजिट डायरेक्शन में भी पॉइंट कर सकती है। अब इस इक्वेशन से एक बहुत मेजर कंसेप्चुअल पॉइंट निकल के आता है। जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो वहां उसकी वेलोसिटी स्ट्रिक्टली 0 हो जाती है, क्योंकि उसे मोमेंटरली रुककर वापस मुड़ना होता है। पर जब वो एग्जैक्टली अपनी मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा होता है, तब उसकी स्पीड अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम पीक पर होती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सिंपली इसी वेलोसिटी इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डेरिवेटिव सिंपली कोसाइन होता है, तो चेन रूल अप्लाई करने से एक और ओमेगा बाहर आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? a ऑफ t इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड a cos ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस फाई। लेकिन यहां थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ना a cos ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस फाई, ये तो वही हमारा सेम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x था ना, तो हम इसको एकदम डायरेक्ट और एलिगेंटली लिख सकते हैं a ऑफ t इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड x। ये इक्वेशन सच में सुपर पावरफुल है
ऑनेस्टली ये प्रैक्टिकली एसएचएम की कोर डेफिनेशन ही है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और वो जो नेगेटिव साइन है वो क्लीनली बताता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही पॉइंट करती है। अब अगर हमें एक्सेलरेशन इतने रिगरसली पता चल गया है तो फोर्स निकालना तो बहुत ही सिंपल है। बस न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन की जगह हमारी -ω² x वाली वैल्यू डाल दो, तो फोर्स बन गया F इक्वल्स -mω² x। इस कांस्टेंट टर्म mω² को ना हम एक नया लेटर असाइन करते हैं k, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस तरह हमें फाइनल फोर्स लॉ फॉर SHM मिलता है F इक्वल्स -kx। ये डेरिवेशन मैथमेटिकली प्रूव कर देता है कि हमारा रिस्टोरिंग फोर्स सच में डिस्प्लेसमेंट के परफेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Next up is topic number 4, energy in simple harmonic motion, specifically kinetic or potential energy. तो किनेमैटिक्स तो कवर हो गए, अब आते हैं इनकी एनर्जी डायनामिक्स पे। जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली ऑसिलेट करता है ना, तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंटली एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती हैं। स्क्रीन पर ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम सब जानते हैं, ½ mv² होता है। अगर हम यहाँ अपनी डिराइव्ड v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन थोड़ी ऐसी बनती है, k इक्वल्स ½ sin² और ब्रैकेट में ωt+5। हमेशा ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ पार्टिकल की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ पोटेंशियल एनर्जी का वो फॉर्मूला जो हमने सीखा था वो है ½ kx²। यहाँ x की वैल्यू डालने पर हमें स्मूथली मिलता है u इक्वल्स ½ cos² और ब्रैकेट में ωt+5। पोटेंशियल एनर्जी प्योरली उन एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि वहाँ स्प्रिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड स्टेट में होती है। एक बढ़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पर सोचो, अगर हम इन दोनों एनर्जीज को प्रॉपरली ऐड कर दें तो नेट रिजल्ट क्या निकल के आएगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इक्वल्स k प्लस यू। अगर आप दोनों इक्वेशंस को प्रिसाइसली ऐड करोगे तो ब्रैकेट के अंदर वो sin² प्लस cos² इक्वल्स 1 वाली बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी, और इससे एक बहुत ही मैथमेटिकली क्लीन फाइनल रिजल्ट आएगा, जो कि है E इक्वल्स 1/2 ka²। अब इस फाइनल एक्सप्रेशन में नोटिस करो, टाइम t का तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचा है। इसका बहुत ही क्लियर मतलब है कि टोटल एनर्जी टाइम पर एब्सोल्युटली डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा एक कांस्टेंट बनी रहती है। ये सॉलिडली प्रूव करता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा परफेक्टली कंजर्व रहती है, बस उसकी एग्जैक्ट फॉर्म काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच नेचुरली स्मूथली चेंज होती रहती है। अब मूव करते हैं टॉपिक 5 की तरफ, न्यूमेरिकल अप्रोच। हम एसएचएम प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली कैसे अप्रोच करें। थ्योरी और बड़ी बड़ी डेरिवेशंस तो सॉलिड हो गई, पर बॉस असली टेस्ट तो एग्जाम में होता है, जहां मार्क्स न्यूमेरिकल्स को प्रॉपरली सॉल्व करके ही आएंगे। किसी भी टफ से टफ एसएचएम प्रॉब्लम को कंप्लीटली क्रैक करने के लिए ये 4 स्टेप्स हमेशा अपने दिमाग में फ्रीज कर लेना। स्टेप 1, क्वेश्चन को ध्यान से और पेशेंस से रीड करो और सभी नोन वेरिएबल्स जैसे एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और इनिशियल फेज फाई को अलग से प्रॉपरली लिस्ट डाउन कर लो। स्टेप 2, क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड के हिसाब से सही इक्वेशन पिक करो। पूछा क्या है उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर डायरेक्टली एक्सेलरेशन। स्टेप 3, साइन कन्वेंशंस का बहुत ही रिगरसली ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पार्टिकल आर्बिट्ररीली राइट में जा रहा है तो उसको ब्लाइंडली पॉजिटिव मानो, लेफ्ट में जा रहा है तो उसको नेगेटिव। और स्टेप 4, फाइनल कैलकुलेशन हमेशा प्रॉपर ऐसा यूनिट्स में ही करनी है। बिना करेक्ट यूनिट के फाइनल आंसर लिख के आए तो सीधा वहां अननेसेसरी मार्क्स कटेंगे। चलो अब इस प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 13.5 पे नेचुरली अप्लाई करके देखते हैं। हमें इक्वेशन एक्सप्लिसिटली इस तरह दी गई है, x इक्वल्स 5 cos ब्रैकेट में 2πt प्लस π/4, सब प्रॉपर ऐसा यूनिट्स में। अब टाइम t इक्वल्स 1.5 सेकेंड्स पर हमसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों रिगरसली पूछे गए। सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड ओरिजिनल फॉर्मूला से कंपेयर करके हमें देखते ही पता चल गया कि a इक्वल्स 5, ओमेगा इक्वल्स 2π और इनिशियल फेज फाई इक्वल्स π/4 है। अब आगे कुछ नहीं करना, बस इस t इक्वल्स 1.5 को अपनी केयरफुली डिराइव्ड इक्वेशंस में वर्टिकली प्लग करते जाना है। जैसे ही आपने इस x की इक्वेशन में डाला, कैलकुलेट करके -3.535 मीटर्स आएगा। फिर वही सेम एग्जैक्ट वेरिएबल्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज में सिस्टमैटिकली पुट करोगे तो फाइनल स्पीड आएगी रफली 22 मीटर पर सेकंड और परफेक्टली एक्सेलरेशन कैलकुलेट होके आएगी 140 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरा न्यूमेरिकल गेम सिर्फ और सिर्फ सही फॉर्मूला में ब्लाइंडली नहीं, बल्कि समझदारी से सही वैल्यूज करेक्टली सब्स्टिट्यूट करने का है। अब आते हैं उस क्रूशियल पार्ट पे जहां क्लियरली मैक्सिमम बच्चे एग्जाम प्रेशर में अपने बनाए हुए सारे मार्क्स लूज करते हैं। स्क्रीन पे देखो, इन मिस्टेक्स को किसी भी हालत में बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करना है। पहली बड़े मिस्टेक,
F इक्वल्स माइनस के एक्स या A इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड एक्स जैसी इक्वेशंस में उस नेगेटिव साइन को ही कैजुअली भूल जाना। मैं बता रहा हूं, ये छोटा सा साइन डायरेक्शन के लिए लिटरली सुपर क्रूशियल है। दूसरी मेजर मिस्टेक लोग करते हैं फेज एंगल की कैलकुलेशन करते टाइम। अपनी फिजिक्स प्रॉब्लम्स में ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट कंप्लीटली रेडियंस में ही चलती है, डिग्रीज में नहीं। अगर वहां गलती से कैलकुलेशन की तो पूरा आंसर टोटली गलत हो जाएगा बिना किसी डाउट के। और तीसरी सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है यूनिट कन्वर्जन्स में आलस करना। अगर क्वेश्चन में मास ग्राम में या कोई डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है ना, तो कैलकुलेशन शुरू करने से पहले उनको डेफिनेटली स्टैंडर्ड एसआई यूनिट यानी मीटर या केजी में लाना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये प्रो टिप्स आपको प्रॉपर्ली एग्जाम रेडी लग रही हैं और अंदर से थोड़ा जेन्युइनली कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तो लेक्चर पे एक बार और डेफिनेटली हाइप करना बनता है। तो लीजिए, इस लेक्चर में हमने ऑसिलेशंस के की कॉन्सेप्ट्स, उसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और परफेक्टली बेस्ट न्यूमेरिकल अप्रोच को थरली और इजीली रिवाइज कर लिया है। एक बहुत ही क्विक रिकैप दे रहा हूं ताकि फाइनल नोट्स तुरंत रिवाइज हो जाएं। हमेशा प्रैक्टिकली याद रखना, ऑसिलेटरी मोशन एसेंशियली एक टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो आइडियल कोसाइन वेव इजीली फॉलो करता है, जिसका स्टैंडर्ड यूनिवर्सली फॉर्मूला है x एज अ फंक्शन ऑफ t इक्वल्स a cos ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस phi। इस प्योर सिमेट्रिकल साइक्लिकल मोशन को कंसिस्टेंटली ड्राइव करता है उसका पावरफुल रिस्टोरिंग फोर्स जो है F इक्वल्स माइनस के एक्स। और लास्टली, किसी भी ऐसे आइसोलेटेड आइडियल सिस्टम में उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा परफेक्ट कांस्टेंट कंजर्व ही रहती है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है हाफ के ए स्क्वायर। पर अब सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग थॉट देके जा रहा हूं। हमारी इस रियल फिजिकल वर्ल्ड में क्या आपने नोटिस किया है, आपका पार्क वाला वो झूला हमेशा कंटिन्यूअसली एग्जैक्टली इसी एम्पलीट्यूड से एंडलेसली पूरी जिंदगी चलता रहता है? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है, कुछ देर बाद वो अपने आप धीरे धीरे रुक जाता है। तो सोचो, जब एक्सटर्नल फ्रिक्शन या सराउंडिंग हवा का रेजिस्टेंस एक सिस्टम में स्ट्रांगली घुसता है, जिसे हम फिजिसिस्ट फॉर्मली डैम्पिंग कहते हैं, तब एसेंशियली फिजिक्स की इन परफेक्टली क्लीन इक्वेशंस का नेचुरली आगे क्या होता होगा। एक बार थोड़ा डीपली सोचना जरूर इस बारे में। आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना।